हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको शॉर्टकट में एमसीजी के नाम से बोला जाता है। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि गैल्वेनोमीटर किस यूज में लेके चलते हैं हम, तो गैल्वेनोमीटर का जो यूज होता है वो सर्किट के अंदर करंट का मेजरमेंट के लिए, ये हम ये कह सकते हैं। बाकी ये स्मॉल करंट मेजरमेंट के लिए ही है। ठीक है। आपके पास कोई भी सर्किट है, उसके अंदर से हमें करंट का देखना है कि सर्किट के अंदर से करंट भी फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक स्मॉल करंट के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद हम एमीटर होगा। एमीटर जो होता है वो लार्ज करंट के लिए होता है, उसकी भी अलग अलग रेंज होती है। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाता है। वो अभी हम इसी के लास्ट वीडियो के एंड में बताएंगे आपको एमीटर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका प्रिंसिपल। तो गैल्वेनोमीटर मैंने अभी बताया, एक स्मॉल करंट को मेजरमेंट करने के लिए। आपके पास कोई छोटा सेल है, 1-2 वोल्ट का सेल है, तो उसके अक्रॉस करंट को मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है। मतलब एक स्मॉल करंट के लिए किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, इससे लास्ट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। तो उसी प्रिंसिपल पे ये बेस है। ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS1। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। L यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर है, जैसे इस टाइप का। ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके ऊपर हम कॉपर वायर को ऐसे लपेट के और रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी जाती है। ये कॉइल होगी PQRS। ठीक है। ये हमारे पास इसको प्लेस कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या है कि जब भी when a current carrying coil placed in magnetic field it experience torque। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया इसको। ठीक है। अब ये कैसी शेप है इसकी, इसके ऐसे कनकेव टाइप शेप है। ये हमारे पास जो मैग्नेटिक हमने ले रखी है, नॉर्थ और साउथ पोल जो ले रखे हैं, इनकी जो शेप है वो जस्ट एक कनकेव की तरह। ठीक है। तो ये आपके पास मान लो ऐसी शेप बन जाती है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की, और इसके बीच में कॉइल है वो आपकी ऐसे रोटेट करती है। ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, इसी के ऊपर इसको हमने यहां पर, ये एंड मिरर है आपके पास। ठीक है। मिरर के अंदर से हम कॉइल का डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। ये जो हमारे पास यहां से जो कनेक्शन कर रखा है हमने, ये है हमारी फॉस्फोरस ब्रोंजोन स्ट्रिप। ठीक है। ये वाली जो है हमारे पास, इसको हम ये जो है इसको बोलेंगे यहां पर फॉस्फोरस ब्रोंजोन स्ट्रिप। ठीक है। और ये नीचे हमारे पास हेयर स्प्रिंग है जो फ्लेक्सिबल है पूरी तरह से। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वर्किंग को सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इसका हेड हो गया, और ये इधर इसके टर्मिनल T1 और T2, ये दो टर्मिनल है। ठीक है। अब हमारे पास सिंपली कोई भी एक वायर है। ठीक है। इस वायर के अंदर से हमें चेक करना है करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस वायर के दो टर्मिनल जो होंगे, उन दोनों टर्मिनल्स को यहां पर टर्मिनल T1 और T2 के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है तो इसका मतलब करंट है, और अगर नहीं शो कर रहा है तो नहीं है। ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको प्लेस कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमने पढ़ा है कि जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जब भी आप इसको प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहां पर क्या है, इट एक्सपीरियंस टॉर्क। इट एक्सपीरियंस टॉर्क। तो ये आपने प्लेस कर दिया, तो कितना टॉर्क लगेगा हमने पीछे पढ़ा है। रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हमने प्लेस किया था तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी, NIAB sin अल्फा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था। ठीक है। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट, A एरिया हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फा हमारे पास कॉइल जो उसके साथ फील्ड के साथ एंगल बनाने लग रही है वो। ठीक है। चलिए, तो आपके पास ये हमारे पास L सॉफ्ट आयरन कोर था, और इसी के ऊपर मैंने बताया आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं लपेट के, एन नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर बना देते हैं हम। ठीक है। और इसी के साथ आपके पास एक नीडल ऐसे अटैच होती है। अब जैसे ही कॉइल के अंदर करंट पास होगा, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखी है, तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो कॉइल आपकी ऐसे टर्न करेगी। ठीक है। जैसे टर्न करेगी तो यहां से इसकी जो नीडल इसके साथ अटैच होती है वो ऐसे डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है। तो सर्किट के अंदर जब भी करंट आएगा उसकी जो नीडल होती है वो आपकी डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर हुई बात। तो यहां पर जो टॉर्क लगेगा इस कॉइल के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, NIAB sin अल्फा।
अब जो फील्ड हमारे पास यहां पर होता है इसके अक्रॉस, वो होता है रेडियल फील्ड। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था रेडियल फील्ड कौन सा फील्ड होता है, जब कॉइल आपकी मैक्सिमम टॉर्क एग्जिस्ट करे। मतलब ये कह सकते हैं आपके पास कॉइल है, वो फील्ड के साथ एंगल अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, रेडियल फील्ड, क्योंकि उस टाइम हमारे पास जो टॉर्क लगेगा वो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा, NIAB। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो मैंने बताया था ये हमारी रेक्टेंगुलर क्वाइल है, और ये क्वाइल आपकी यहां पर अटैच है फोस्फोरस ब्रोंजोन स्ट्रिप के साथ, जस्ट एक रस्सी की तरह होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होगी। ठीक है, जस्ट ये ले लीजिए, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल थी। ठीक है, इसको यहां पर मैं किसी रस्सी से बांध के ऐसे लटका देता हूं। ठीक है, अब जैसे ये क्वाइल थी, इस क्वाइल के अंदर से करंट जाएगा तो आपकी क्वाइल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, क्वाइल आपकी ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, और जैसे डिफ्लेक्ट होगी तो यहां पर जो मैंने बताया आपको फोस्फोरस ब्रोंजोन स्ट्रिप, मतलब जस्ट एक रस्सी बताई जो मैंने, कि जैसे हमारे पास ये क्वाइल थी, इसको मैंने रस्सी से अटैच कर रखा था, और जैसे ये ट्विस्ट करेगी आपके पास, तो यहां से जो अटैच इसके साथ अटैच है स्प्रिंग, जो मैंने बताया आपको एक फोस्फोरस ब्रोंजोन स्ट्रिप बताई, ये भी आपकी ट्विस्ट कर जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात नहीं, ये ट्विस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो ट्विस्ट करेगी तो इसके अंदर भी टॉर्क स्टोर हो गया, तो वो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा हमारे पास, रेस्टोरिंग टॉर्क, और वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल थीटा। थीटा इज द डिफ्लेक्शन, क्वाइल कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है वो है ये आपके पास एंगल थीटा। ठीक है, हमारे ये के हमारे पास कांस्टेंट हो गया, ट्विस्ट पर एंगल कितना ट्विस्ट कर रही है क्वाइल, वो हमारे पास होगा, तो इसको हम बोलेंगे रेस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, ये हमारे पास रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या मिला हमें रिजल्ट, NIAB इज इक्वल टू के थीटा। ठीक है, क्योंकि क्वाइल आपकी टर्न करी ऐसे, तो इसके अंदर रेस्टोरिंग टॉर्क सेटअप हो गया, वो टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास करंट I इज इक्वल टू क्या आया, K अपॉन में NAB इंटू में थीटा। ठीक है, मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं जो करंट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन थीटा के। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लेके चलते हैं G इज नोन एज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G क्या हो गया हमारे पास, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मतलब जितना करंट जाएगा सर्किट के अंदर उतनी ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। मैंने बताया था कि इसके साथ एक नीडल ऐसे अटैच होती है। ठीक है, अब करंट मान लो है का हाई, आपके पास दो वायर जा रही है जिसमें करंट लार्ज आ रहा है, तो उसके अंदर करंट ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहां से हमें रिजल्ट यही तो मिल रहा है कि करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल थीटा के, जितना करंट ज्यादा उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब इसी के अंदर दो तीन बातें और करते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर है हम इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट का मतलब क्या हुआ कि जैसे करंट आया सर्किट के अंदर तो डिफ्लेक्शन हो गई नीडल के अंदर। ठीक है, और अगर करंट बिल्कुल जीरो हट गया, यहां से टर्मिनल से कनेक्शन हटा दिया, हमारे पास सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो जो नीडल है वो वापस रिलैक्स पोजीशन में मीन पोजीशन पे आ जाएगी, जीरो पोजीशन पे आएगी। ठीक है, जैसे करंट आया फिर डिफ्लेक्शन होगी। समझ में आई बात। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। क्लियर हुआ। उसके बाद रेडियल फील्ड के बारे में मैंने बताया। रेडियल फील्ड कौन सा होगा, जब आपकी कॉइल एंगल जो अल्फा की वैल्यू है वो 90 होगी। ठीक है, आई बात समझ में। इधर ये हमारे पास नीचे हमने एक स्प्रिंग अटैच कर रखी है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, ये जो स्प्रिंग हम लेके चलते हैं इसी की भी कुछ एक प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हाईली कंडक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कॉइल हमारी बार बार, क्योंकि यहां पर तो जैसे करंट पास होगा आपके पास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, और डिफ्लेक्शन शो करेगी तो बार बार ये ट्विस्ट करेगी, अगर ट्विस्ट करेगी तो अगर हमने हल्की मटेरियल के ले ली तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास स्प्रिंग थी और इसका ये कनेक्शन हमारे पास दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। आगे बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास गैल्वेनोमीटर। अब इसी के अंदर दो तीन टर्म और पूछी जाती है छोटी छोटी। हमारे पास एक आता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, IS से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, उसको बोलेंगे हम
करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? यहां से देखिए आई अपॉन में थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, या थीटा अपॉन आई सॉरी किसके इक्वल हो जाएगी, एन ए बी अपॉन में के। यहां से किसी की वैल्यू निकाल लीजिए आप और इसके अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू यहां से किसके इक्वल होगी, एन ए बी अपॉन में के। मतलब आपकी करंट सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, फील्ड एंड ट्विस्ट पर रेडियन, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड। आई बात समझ में? अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि करंट इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो हमारे पास किस किस पे डिपेंड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखे चलेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको Vs से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है, वही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर वोल्ट, इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी कह देंगे, ठीक है। ओम्स लॉ से V इक्वल टू किसके इक्वल होता है, IR, और थीटा अपॉन आई अभी हमने किया है किसके इक्वल है, एन ए बी अपॉन में के इनटू में आर, या ये कह सकते हैं IS अपॉन में आर, करंट सेंसिटिविटी पर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, साथ रेजिस्टेंस भी तो है हमारे पास, ऐसे कैसे बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस को आपने कांस्टेंट कर दिया तो उस केस में हम कह सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो ये था हमारे पास इसी से रिलेटेड गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं वो और देखिए। गैल्वेनोमीटर एक स्मॉल करंट के लिए बताया मैंने अभी आपको कि स्मॉल करंट का मेजरमेंट करना है तो गैल्वेनोमीटर, और अगर लार्ज करंट का मेजरमेंट करना है तो फिर एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या होगा, कैसे बनेगा गैल्वेनोमीटर से एमीटर, तो देखिए एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम क्या बोलेंगे, शंट, ठीक है। आई बात समझ में? ये इसके पैरेलल में हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, यहां से करंट चला आई, गैल्वेनोमीटर में चला गया, उसको नाम दे दिया Ig, तो इधर कितना बच गया आपके पास, I माइनस Ig, जो इधर शंट के अंदर गया। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने शंट लगा दिया, शंट का काम क्या हो गया। अब गैल्वेनोमीटर को क्या बताया मैंने, एक स्मॉल करंट के मेजरमेंट के लिए। अब सर्किट में मान लो लार्ज करंट आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर की तो कैपेसिटी नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है, ये तो बड़ी डैमेज हो जाएगा, ठीक है, समझ में यही बात। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके पैरेलल में शंट लगा दिया, क्योंकि इसे ये क्या करेगा, ये करंट को डिवाइड कर देगा यहां से, और आपका गैल्वेनोमीटर एक स्ट्रॉन्ग करंट से बच जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एमीटर। मतलब उसकी रेंज है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस हम उसी हिसाब से रेजिस्टेंस को यहां पर लगा के चलते हैं कि हमें कितना करंट को मेजरमेंट करना है। मान लो 5 एम्पियर को करना है, 2 एम्पियर को करना है, मैक्सिमम 10 एम्पियर को करना है, या मैक्सिमम 100 एम्पियर को करना है, तो उसी हिसाब से उसी रेंज के एमीटर हम बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो गैल्वेनोमीटर के जब पैरेलल में शंट लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एमीटर, ठीक है। इसी के अंदर से आप गैल्वेनोमीटर करंट और इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहां पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा, Ig इंटू में G इज इक्वल टू, इधर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I माइनस Ig इंटू में S, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहां से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर हुआ? तो ये था हमारे पास एमीटर, कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया। एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ध्यान रखना, एमीटर को सर्किट के अंदर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, सर्किट के अंदर, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाया हमने, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसलिए सर्किट पे इफेक्ट कम डालता है।
इसलिए हम इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरा हमारे पास इसी से हम बनाते हैं एक वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने का। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया, ये इसके साथ पैरेलल में लगा दिया हमने। वो तो हमें अभी लगाया था संट, उससे तो क्या बना था एमीटर, बट यहां पर हम क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में लगाएंगे एक हाई रेजिस्टेंस को। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर का काम होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने का। ठीक है, हालांकि पोटेंशियोमीटर से भी हम कर सकते हैं मेजरमेंट, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर आपके पास जो पोटेंशियोमीटर होता है उससे एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर और इसके हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल अगर बात की जाए इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना हमारे पास। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा बढ़ जाता है। क्लियर हुआ, इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसी वजह से ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देता है पोटेंशियल डिफरेंस की। ये थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंज कर देता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है वो हाई है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट ना डालें, इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीटर बनाया, कैसे वोल्ट मीटर बनाया। ऐसे एक छोटी सी डिवाइस और भी होती है एवोमीटर। ठीक है, वो भी हम गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, जिससे हम एमीटर वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह इनका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।